सो प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड स्टार्ट किया हुआ था। साउंड पे ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हो गए थे, 3 लेक्चर्स। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन द साउंड अर्लियर। सो साउंड का सबसे पहले हमने सम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें पहला था वेव नेचर। वेव नेचर में हमने देखा कि यार साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली कि यार ये जो दो कंप्रेशंस है उनके बीच की जो डिफरेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, एक ट्रांसवर्स वेव से कंपेयर कर सकते हैं कि कंप्रेशन रिप्रेजेंट्स बेसिकली दिस वन। कंप्रेशन रिप्रेजेंट्स दिस maximum pressure in forward direction and rarefaction represents this. So again a compression is going to come at this point. So if you see, the compression is like crest in the transverse wave. सो ट्रांसवर्स वेव में जो क्रेस्ट होते थे वो कंप्रेशन का काम करते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस तो हमारा लैम्डा रहता था, वेवलेंथ। सो सेम हैपेंस विद दिस आल्सो। हाँ या ठीक है, ओके चलिए। तो ये वेव नेचर के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हाँ या फिर हमने पिच के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि पिच के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो वो सारे आप लोग रिव्यू करके रखेंगे, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज थे पिच को लेके। देन लाउडनेस का डिस्कशन किया। लाउडनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किस बातों पे डिपेंड करता है लाउडनेस। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लाउडनेस का हमने कैलकुलेशन भी देखा कि यस मैथमेटिकल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। लाउडनेस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेसिबल स्केल में। हमने वो भी डिस्कस किया हुआ था, डेसिबल स्केल। उसके बाद लाउडनेस के बाद में हमने क्वालिटी की बात की थी। एक बार बिल्कुल सिमिलर साउंड है तो उनको कैसे हमारा होता है। so that is based on the timbre we call or quality, just quality. then क्वालिटी में हमने देखा कि डिफरेंट साउंड हैज अ डिफरेंट वेव फॉर्म, और उसके बेसिस पे हमने क्वालिटी बात की थी। फिर लास्टली हमने डिस्कस किया हुआ था ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हाँ किसी यहाँ तक सारा कुछ क्लियर था? यस सर ओके चलिए, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रहेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है साउंड में। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हाँ मतलब इको वाला हाँ सारा कुछ। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एक टाइप है उसका इको, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता कैसे है। तो पहली सिंपल सी बात है, हमें लाइट का याद है कि जैसे मिरर होता है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है सेम एंगल पे। हाँ इक्वल Exactly. So the same happens with the sound also. So sound also gets reflected. So sound also gets reflected same as light and follows the law of reflection and follows the law of reflection. Law of reflection. Law of reflection क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन Yes, that angle of incidence is equals to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो एक पार्ट है, बट काफी सारी चीजें साउंड में अलग देखने को मिलती हैं। ये लाइट से सिमिलरिटी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने इसे एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट कराया, सो लेट से ये मिरर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ओके हाँ, तो प्लेन सरफेस है तो साउंड किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा हमें पता है। ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हो गया क्या, इंसिडेंट साउंड। ये हो गया इंसिडेंट साउंड। लाइक ये स्पीकर है, ठीक है,
यहाँ पे कोई स्पीकर है जो कि एक साउंड क्रिएट करने वाला है। देन विल ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, मतलब ऐसे 90 डिग्री, एंड विल सी जिस एंगल पे ये साउंड इंसिडेंट हुआ है इन द सेम एंगल इट विल रिफ्लेक्ट। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। अच्छा, अभी देखना है अब प्रॉब्लम क्या है हाँ कि अब साउंड को प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि यहाँ पर वो जरूरी थोड़े ना है कि एकदम 100% रिफ्लेक्ट हो, मे बी कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है। हाँ तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे साउंड और सम intensity of sound, some intensity of sound some intensity of sound might be absorbed at surfaces. क्लियर? बट ये गारंटी है कि लेट्स से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो प्लेन सरफेस से अगर जितनी इंटेंसिटी जा रही है उतनी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर कि अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो जितनी इंटेंसिटी का साउंड जाएगा उतना इंटेंसिटी का साउंड सर। या सर जैसे लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो साउंड नहीं होता? साउंड भी होता है। सारा कुछ लाइट के जैसा इसमें भी प्रोसेस होता ही है। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि अगर सरफेसेस को चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने अभी सरफेस कर दिया इस तरीके का, तो अभी क्या फील होने वाला है, बिकॉज सरफेस एक डिफरेंट कर्व्ड शेप का है, कर्व्ड सरफेस है अगर, ओके। तो सिचुएशन क्या मिलेगी कि लेट्स से कर्व्ड सरफेस है और लेट्स से यहाँ पे एक वेरियस अमाउंट ऑफ साउंड आ रहा है। कर्व्ड सरफेसेस की खास बात क्या होती है कि जब उनके पास साउंड आता है दे ट्राई टू फोकस देम at a single point. This point is called focus. फोकस। ठीक है, सो कर्व की बात ये होती है कि देखो लेट्स से 3 इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी, अलग अलग थी, अभी वो एक साथ एक पॉइंट पे फील होगी ना, तो इवन आफ्टर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो लोग होंगे उन्हें क्या सुनाई देगा, ज्यादा साउंड सुनाई देगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो हॉल्स वगैरह म्यूजिकल हॉल होते हैं वहां पर थोड़े से कर्वेचर्स रखे जाते हैं ऑडियंस की तरफ। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा साउंड वहां पर आए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस की खास बात क्या होती है, इंटेंसिटी माइट इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। सो यहां पर मैं लिख देता हूं इन कर्व्ड सरफेसेस इंटेंसिटी increases because of converging of sound ऑफ साउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि सर सरफेस पे तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पर बढ़ कैसे गया, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साउंड वेव आ रही है, नहीं, साउंड मतलब बहुत सारा वेव, वो सब एक्यूमुलेट होके एक पॉइंट पर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर साउंड बढ़ता हुआ दिखता है। सपोज सबके पास 100% इंटेंसिटी है, लेट्स से सबके पास आई 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 इंटेंसिटी है और ऐसी 4 वेव्स आ रही हैं तो यहाँ पर 4 आई आएगा ना, तो इवन अगर 0.5 एब्जॉर्ब भी कर लिया तब भी हमें 4 टाइम्स ज्यादा लाउडर साउंड सुनाई देगा ना। तो कन्वर्जिंग का फर्क पड़ता है कि हमें फील हो सकता है कि इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था ये किससे रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, कि हमें कैसा साउंड फील होने वाला है, इस बात को रिलेटेड है। तो फिर अगर कॉन्वेक्स मिरर रखा तो फिर वो मतलब कॉन्वेक्स सरफेस रखा तो फिर वो डाइवर्स भी होगा ना? इस रखा तो फिर इसका मतलब साउंड बाहर भी जाएगा। हाँ। ठीक है, ऐसा सरफेस रखा तो साउंड बाहर भी जाएगा। अभी हम आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन पे किस तरीके से मैनेज करता है। तो ये फीलिंग वाला नेचर था जो मैंने अभी समझाया। सेकंड वाला नेचर है वेव नेचर। वेव नेचर देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है।
तो वेव नेचर जो होता है वो देख के काम करता है कि किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में मैं समझा देता हूँ कि जो रफ सरफेस है उन पे रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है और स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। लाइक स्मूथ सरफेसेस, smooth surfaces like stone, metals, okay, walls, painted walls. Okay, everyone keep your mic off when you are not speaking anything. So smooth surfaces like stone, metals, painted walls are good reflectors. सर स्टोन स्मूथ कैसे होगा? अरे स्टोन, ब्रिक नहीं बोला। हाँ स्टोन ही ना। स्टोन 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 स्मूथ होता है ना। ओके While rough surfaces, rough surfaces like wood, cloths, curtains, ठीक है, ये these are good absorbers, good absorbers। हमें दोनों जगह पर जरूरत पड़ेगी कि साउंड को कब हमें एब्जॉर्ब कराना है, कब हमें रिफ्लेक्टेड कराना है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कब हमें किस टाइप का सरफेस चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप की चीजें होती हैं, बात कर लेते हैं। वेव नेचर की अगर मैं बात करूं तो दो केसेस हो सकते हैं। क्या? जिस सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होने वाला है मे बी वो बहुत ही डेंस हो सकता है। ठीक है, तो जिस सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होने वाला है सपोज वो क्या है, डेंसर सब्जेक्ट है, डेंसर है, और ये रेयरर है। तो साउंड जब रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करता है, तो जैसे मैं बात करता हूँ वेव की, वेव जब डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करता है तो वेव क्या करता है, वेव इस तरीके से, सपोज एक ट्रांसवर्स वेव है हाँ और लेट्स से इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर हिट हुआ, तो जब वो एक डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो ये है इंसिडेंट वेव, ये हम बना रहे हैं इंसिडेंट वेव। अब वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो कुछ इन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या फील होगा, वेव में चेंज हो जाएगा, वेव का चेंजेस नजर आएंगे वहां पे हमें। तो वेव अभी जा रही थी स्ट्रेट, अभी रिफ्लेक्ट होके कैसी आ जाएगी वेव, इस तरीके की। उल्टा। हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वेव में चेंज आ जाता है। कितने का चेंज आ गया फील करो, ये फ्रंट और उल्टे में कितने का डिफरेंस है, वेव लैम्डा। लेमडा का नहीं, ये हाँ और ये पूरा मिला के लेमडा बाई 2 होता है। तो अगर ये हाँ वाला बदल के ये बन गया मतलब कितना डिफरेंस आ गया। लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाय 2। तो इस पे हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या, फेज। फेज मतलब क्या होता है, कंडीशन। ना ना ना, यहाँ पर फेज मतलब होता है एंगल, ओके मतलब होता है एंगल। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ फेज कैसे डिफाइन करते हैं हम। देखें, फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो फेज इज लाइक अ ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन मतलब फेज इज लाइक अ, फेज का मीनिंग होता है लाइक एंगल ऑफ रिवोल्यूशन। क्या? एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मतलब, इसका मतलब ये है कि जब मैं एक सर्कल कंप्लीट कर लेता हूं तब वन ऑसिलेशन होता है ना। यस। फुल सर्किल मीन क्या होता है, वन ऑसिलेशन। अच्छा, वन ऑसिलेशन मतलब कितनी वेवलेंथ, वन ऑसिलेशन मतलब लेमडा बाई 2 क्या, सर हाँ यस।
नहीं नहीं, वन ऑसिलेशन मतलब फुल वेवलेंथ, हाँ मतलब इधर से इधर तक। हाँ इधर तक पूरा। तो वन ऑसिलेशन मतलब यार क्या, फुल वेवलेंथ। लेमडा को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो इसका मतलब ये कि वन फुल सर्किल में एंगल कितना कवर कर लेता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर क्या डिग्री की जगह हम रेडियन में यूज करते हैं। तो बताओ यार, ओके, पाई 2 पाई। पाई मतलब कितना पाई। डिग्री होता है? 2 पाई आएगा। डिग्री तो पाई 2 is पाई 180। आएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम अभी याद रखो। 2 पाई फेज corresponds to one wavelength। हम्म। क्लियर? तो इसका Yes, मतलब अभी काम बन गया क्या, कि 2 पाई फेज का मतलब होता है वन वेवलेंथ। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल से पूछूं, पाई फेज का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। हाफ 180 डिग्री, हाफ लेमडा लेमडा। बाई 2। यस, लेमडा बाई 2। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुई है, शिफ्ट हो गई है ना आधी। तो इसका यस। मतलब कितना फेज चेंज आ गया? फेज हाँ चेंज कितना आया? हाफ। हाफ मतलब ये पाई। पाई। हाँ हाँ। पूछा जाता है कि when a wave reflect from denser medium, how much phase changes? So phase changes is pi पाई। पाई। और 180 डिग्री। ओके हाँ। समझ आया? तो द सेम हैपेंस इन साउंड, लेकिन साउंड में थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। कैसे? ओके। साउंड की बात करें तो साउंड में देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि साउंड में मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव को बोलता हूँ कंप्रेशन, और नेगेटिव प्रेशर को बोलते हैं क्या, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को रेयरफैक्शन। हाँ ठीक है? तो वेव जब उल्टा होती है, वेव जब उल्टा होती है तो इसका नेचर भी उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो सेक्शन है, ये पॉजिटिव का काम करने लग जाता है और ये नेगेटिव, मतलब उल्टा दिखने लगता है। टोटल तो इन्वॉल्व। ऑल्दो ऑल्दो चेंज इसमें फाई का ही आता है, लेकिन देखने में स्टोरी एकदम 2 पाई की बदल जाती है। 2 पाई मतलब एक कंप्रेशन और नेक्स्ट कंप्रेशन के बीच में कितना फेज होगा? वेवलेंथ अगर लेमडा है तो फेज कितना होगा? 2 2 पाई। पाई। 2 पाई। इस क्वेश्चन में आपको करता है ट्रिक क्या, तो वो मैं लिखा देता हूं कि साउंड जब रिफ्लेक्ट होता है डेंसर मीडियम से, ये है डेंसर, ठीक है? तो लेट से ये डेंसर मीडियम से जब साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो फेज चेंज आता है पाई, फेज चेंज आता है पाई। पाई का। लेकिन देखने में वेव पूरी पलट जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। मतलब सपोज ये यहाँ पर रेयर है, ठीक है, यहाँ तक एक रेयर है, फिर यहाँ पर कंप्रेशन है, ठीक है? तो ये, और लेट से यहाँ तक रेयर है, फिर यहाँ पर एक कंप्रेशन है। तो अगर एक कंप्रेशन हिट करता है डेंसर वॉल को, तो डेंसर है ना वॉल, तो वॉल तो बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। तो जो रिटर्न आएगा वो भी डेंसर पार्टिकल ही रिटर्न आते हैं। तो इसका मतलब ये है काम की बात, कि देखने में ऐसा लगता है कि फेस चेंज कुछ नहीं हुआ, बट डेंसर मीडियम में पाए का 60 का। आता ही है। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेके, सबको क्लियर रखना है कि डेंसर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो कंप्रेशन किसकी तरह रिटर्न होता है? एज अ कंप्रेशन। क्लियर? अभी मैं ये लिखा भी देता हूँ आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। सो अगर ये डेंसर मीडियम है तो कंप्रेशन रिटर्न एज अ कंप्रेशन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम denser medium from denser medium compression returns as compression, and अगर रेयर फ्रैक्शन हिट कर रहा है तो रेयर फ्रैक्शन नहीं रेयर आएगा। फ्रैक्शन returns as रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, while in reflection from rarer medium, in reflection
फ्रॉम रेयरर मीडियम्स compression returns as rarefaction. Yeah, compression returns as rarefaction. ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पर डेंसर पे की जगह मैं यहाँ पर एक रेयरर मीडियम या सॉफ्ट मीडियम को रख देता हूँ। रेयरर मतलब सॉफ्ट मीडियम, रेयरर है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी साउंड कहाँ पे चल रहा था, एक हाईली डेंस मीडियम से रेयर में आ रहा था। मतलब सोचो ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और मेटल के अंदर आपको पता है साउंड की स्पीड फास्ट होती है। लेट्स से आपने साउंड जनरेट किया, तो जब ये बाहर आएगा तो कैसा फील आएगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो एट द बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा, जैसे हमने बताया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये नहीं, उल्टा हो जाएगा। एक्चुअली अगर यहाँ पर कंप्रेशन है और यहाँ पर रेयरफैक्शन है, तो यहाँ पर उल्टा होने वाला है। क्या होगा, कंप्रेशन कैसे रिटर्न करेगा, एक रेयरफैक्शन के फॉर्मेट में। मतलब यहाँ पर आपको रेयरर दिखेगा और फिर यहाँ पर कंप्रेशन। ओके यार, सबको यहाँ पर ये पॉइंट समझ आ गया सबको, दोनों को, कि Yes, sir. ध्यान देना है रिफ्लेक्शन में। तो ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर फेज चेंज नहीं आता, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, सिर्फ इन्वर्ट हो जाता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी फेज चेंज नहीं होने वाला है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान देना, सेम चीज इसमें वेव में भी होता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट हमें साउंड का वेव नेचर के बारे में बताया हुआ है। अब अगर हम इस प्रॉपर्टीज को कंसिडर करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो दो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। क्या, देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड दो बहुत ही अच्छी फिनोमिना है, इको एंड रिवर्बरेशन। ओके, तो चले डिस्कस कर लेते हैं पहले इको को। इको और रिवर्बरेशन मैं साथ में ही समझाता हूं, मैं साथ में ही दोनों को समझा देता हूं, तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा। इको एंड रिवर्बरेशन, अच्छा कोई एक्सप्लेन कर सकता है, आपको क्या ऑलरेडी पता है इको और रिवर्बरेशन में? सर इको में साउंड रिपीट होता है। इको में साउंड रिपीट होता है और रिवर्बरेशन में क्या होता है? सर रिवर्बरेशन का आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा, रिवर्बरेशन का कोई आइडिया नहीं है, चले कोई बात नहीं। तो मैं दोनों को पहले फील करा देता हूँ आपको कि यार इको क्या चीज़ है और रिवर्बरेशन क्या है, और दोनों को अच्छे से फील करके फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इको देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ चीज़ों को कि कैसे पॉइंट आउट करते हैं। अब समझेंगे आप। होता क्या है, सपोज आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपने एक साउंड यहाँ पे क्रिएट किया। तो आपने एक साउंड क्रिएट किया, तो ये गारंटी कि ये साउंड इससे रिफ्लेक्ट होगा और आपके पास आने वाला है। तो ये साउंड रिफ्लेक्ट हुआ और आपके पास रिटर्न आने वाला है, ठीक। तो मतलब आप इस साउंड को लिसन करेंगे, सुनेंगे, आप इस साउंड को सुनेंगे। अब सोचना प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो डिजाइन थोड़ा सा अलग वे में है। क्या, कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, क्लियर, ये जो हमारा ईयर ड्रम है, जब कोई साउंड इस पे हिट करता है तो ये वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद माइंड को पूरा प्रोसेस करके इंटरप्रेट करता है कि ओके ये साउंड है। तो जैसे मैंने साउंड जनरेट किया हेलो, लेट्स से मैंने बोला हेलो, तो देखें क्या सिचुएशन हो रही होगी। ये साउंड जनरेट हुआ, ये है टाइम स्केल। अब हमारे जो माइंड को है उसको इंटरप्रेट करने में जो टाइम लगता है, सबके लिए अलग अलग होता है। जो एवरेज टाइम होता है फॉर ह्यूमन ईयर दैट इज 0.1 सेकेंड,
हाँ 1/10। इसे बोलते हैं 1/10, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रेन को जब ये वर्ड हिट किया हेलो, तो इससे ये वर्ड कब कितनी देर तक रिटेन रहा, 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, चलो अच्छा है। अच्छा, अब हुआ ये कि लेट से 0.1 सेकेंड से पहले ही 0.1 सेकेंड से पहले ही एक और हेलो आ जाए आपके पास। आपने हेलो भेजा, ठीक है, ये आपको सुनाई दिया, ठीक। फिर लेट से पीछे एक और वॉल है और उसमें भी हिट हुआ और वापस आ गया एक और साउंड, ठीक। तो आपको ये समझना है कि अगर 0.1 सेकेंड से पहले पता आ गया तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये दूसरा वाला हेलो है। समझ आया? वो एक ही जैसे ट्रीट करेगा। एक ही जैसे ट्रीट करेगा, बट एक प्रॉब्लम है कि वो इतने सेकंड में कुछ तो प्रोसेस हो गया होगा। हाँ ओके, तो होता ये है कि जब ये पहली बार साउंड आया होगा तो लेट से 100 इंटेंसिटी के साथ आया, तो दूसरी बार थोड़ा और एब्जॉर्ब हुआ होगा इस तरीके से। लेट से 100 गया, रिटर्न आया 80, इस तरफ 80 गया और रिटर्न आया 60। तो इसका मतलब क्या दूसरा वाला हेलो इतना पावरफुल होगा क्या? नहीं। नहीं। तो दूसरा वाला हेलो होगा कुछ लेट से इतना। अच्छा, वो टाइम स्केल में थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ और अब फिनिश होने वाला है। लेट्स से ओके। ये 0.15 सेकंड, ये है 0.2। अब प्रॉब्लम ये थी कि 0.1 सेकंड से पहले ये हेलो पता चल गया, तो हमारे माइंड को पता ही नहीं चला कि ये दूसरा हेलो है। तो वो क्या फील कराएगा कि यार ये जो हेलो वर्ड है ये यहाँ तक चला है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ट्रेवल किया है, ठीक है। लेट्स से 2-3 और सेट आ जाए हेलो के, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब माइंड को पता ही नहीं चलने वाला भाई कि 5 बार हेलो आ गया है। नहीं, वो तो कहेगा क्या हुआ है कि एक हेलो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और तेजी से डिक्रीज सुनाई दिया है। क्लियर? सो हाँ, यस सर। दिस थिंग इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब क्या है, मैं वर्ड बताता हूँ। रिवर्बरेशन का मतलब है परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब एक साउंड है जिसे लेट से हमारे ईयर पे 0.15 सेकंड तक रहना चाहिए था। आपने एक वर्ड बोला जो कि 0.1 सेकंड में डिसअपियर हो जाना चाहिए, बट ये देर तक रहेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा फील होगा, हेलो। समझ आया? हाँ यस सर। हाँ, तो वो जो हेलो का ये है साउंड है, वो देर तक परसिस्ट करेगा हमारे ईयर में, एंड जाके लास्ट में होगा। सर मतलब एक ही साउंड ऐसे धीरे धीरे हमें लगेगा कि कम हो रहा है। फेड आउट होगा, ठीक है, बट थोड़ा टाइम तो कंज्यूम किया। तो ऐसा नहीं होगा आपको कि हेलो 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 ऐसे 5 बार सुनाई देगा। फेड कौन सी चीज होगी? लास्ट वाली, उसकी वॉल्यूम लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये लास्ट का ही ओवरलैप होने वाला है बार बार, ठीक है। अच्छा, कितना ज्यादा ओवरलैप होगा ये टाइम पे डिपेंड करेगा। सोचो आपने थोड़ा देर कर दिया नेक्स्ट साउंड में, तो माइंड को पता चल जाएगा कि यार दूसरी बार हेलो आ गया। मतलब अगर आपने 0.1 सेकंड के बाद हेलो जनरेट किया, तो अब हमारे दिमाग को आराम से 4 टाइम्स सुनाई देगा। तो अब लेट से बोलना है हेलो, सो हेलो ये नहीं सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा हेलो 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 हेलो। समझा? यस सर। इस चीज को बोलते हैं क्या? इको। हेलो क्लियर? हेलो वाले को। हाँ, मतलब हमारे दिमाग को पता चल गया कि यार 4 टाइम्स हेलो आया हुआ है, किसी ने हाय 4 टाइम्स बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पहले हो गया तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो एक ही साउंड को फील कराएगा कि भाई हेलो ऐसे आया, ऐसे धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। समझा? यस सर। हाँ, तो बेटा ये यार बहुत काम की चीज है, क्योंकि आप देखो जब साउंड ऐसा फील होता है तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है अगर आप म्यूजिक परसिस्ट करता है देर तक, कोई बोलता है। हम्म। तो ये जो रिवर्बरेशन क्वालिटी है, इसको म्यूजिक थिएटर्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर देखो साउंड देर तक रहना चाहिए, तब फील आता है ना, हेलो। ये हाँ तो
इसका मतलब ये है कि साउंड को अगर देर तक रखना है तो रिवर्बरेशन चाहिए। और इको तो मैंने बता दिया कि इको बार बार सुनेंगे हम, एकदम क्लियर साउंड, क्लियर हेलो 4 टाइम सुनाई देगा। डन। तो यार यहाँ पर सबको क्लियर समझ में आया कि एको क्या है और रिवर्बरेशन क्या है? यस सर। ठीक है, और लिख के इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यार कब कैसे होगा। मान लो हमारा मन है, हमें वो फेड आउट वाला सुनना है, हेलो सुनना है, फेड आउट वाला रिवर्बरेशन सुनना है, तो हमें क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? और अगर हमें इको सुनना है, बार बार सुनना है हेलो हेलो हेलो, क्या तो करना? तो क्या सिचुएशन रहेगी, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इको को देख लेते हैं कि यार इको एग्जैक्टली क्या है। तो इको क्या है? जिसमें हम साउंड को मल्टीपल टाइम्स सुनते हैं। क्लियर एकदम? So echo क्या Yes. है? Yeah, the process in which we hear a sound multiple times after reflections, after reflecting from any surface, from any surface। ओके, ये हो गया हमारा इको। अब काम की बात क्या कि जो ह्यूमन ईयर का रिलैक्सेशन टाइम है वो देख लेते हैं। सो द नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर is 1/10, which means 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर साउंड इससे पहले आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद अगर आएगा देन विल बी एबल टू स्लीप हियर द क्लियर साउंड। क्लियर? सो विच मीन्स अच्छा, एक चीज और, एक मिसकॉन्सेप्शन है। 0.1 सेकेंड ये प्रोसेसिंग टाइम है किसका? सेम वर्ड का। हाँ। अगर मैं एक पूरा स्ट्रिंग बोलता हूँ, लेट्स से नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम, ये आपको क्लियर सुनाई देगा, नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम। इवन मैं गैप 0.1 सेकेंड से कम रखूं तभी सेम वर्ड के लिए प्रॉब्लम है। मतलब मैं सेम वर्ड अगर जल्दी जल्दी 2 बार बोल दूंगा तो दिमाग को नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर मैंने 2 डिफरेंट वर्ड बोले हैं तो मतलब हेलो और हाय बोला 1 सेकंड के अंदर तो कोई पॉइंट फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सुनाई देंगे प्रॉपरली। हाँ। ठीक है, हाँ, ओके। वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है। हाँ, सो वापस आते क्या, which means if same reflected sound reaches us before 0.1 second, then will not hear the echo। क्लियर? सो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इको मिनिमम टाइम बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो ये हमारी काम की बात हो गई क्या? मिनिमम टाइम गैप between two reflections must be greater than 0.1 second to hear an echo। क्लियर? तो एको का समझ में आया कि एको कब सुनाई देगा? जब 0.1 सेकंड से ज्यादा हो। तो ये तो अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे? एक वॉल बना देते हैं, ठीक है, एक वॉल बनाते हैं
और लेट से हमने यहाँ पे एक साउंड जनरेट किया, हाँ ठीक है। लेट से हमने यहाँ पर साउंड जनरेट किया, तो देखो सबसे पहले आप जैसे ही साउंड जनरेट करोगे एक साउंड तो तुरंत कान में पहुंच जाएगा आपके, जैसे ही जनरेट करोगे तुरंत आ जाएगा ना एक साउंड, यस सर। तो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो आगे जाएगा तो आपको भी तो सुनाई देगा ना। हाँ ठीक है, अब ज्यादा लॉजिक मत लगाना कि डेफ है तो कैसे सुनाई देगा, ठीक है, वो सब नहीं। तो अभी वापस आते हैं क्या कि लेट्स से साउंड क्रिएट किया हमने, तो दो केसेस हैं, एक तो साउंड गया, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके आने वाला है, तो दो साउंड सुनाई दे रहे हैं, एक तो ये फर्स्ट इसे सेल्फ का सुनाई दे रहा है और एक दूसरा वाला सुनाई दे रहा है। तो अगर इनके बीच में कितना गैप रह गया, इनके बीच में 0.1 सेकेंड के बाद आएगा तो काम बन जाएगा, तो मिनिमम टाइम टेकन कितना होगा, टी विल बी 0.1 सेकेंड। आप जो लिख रहे हैं वो लैग हो रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ अभी देखें यहाँ पर हमने साउंड जनरेट किया स्टार्ट, और ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, लेट्स से इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ओवरऑल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2D 2D, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की 2D, D प्लस डी 2D। अच्छा स्पीड क्या है साउंड की, 332 स्पीड ऑफ साउंड बेटा 0 डिग्री पे बोलोगे क्या तुम, सर, फिर 25 पे। हाँ नॉर्मल टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ले लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस भी ले लें, ओके हाँ तो मतलब कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा, हाँ नियरली, ठीक है। तो नियरली क्या लिया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। सो लेट्स से ऐसा कुछ नहीं है, आप मान लो आपका मन है आप ऐसा एकदम डे टाइम पे चिल्ला रहे हो, पूरा एकदम साउंड क्रिएट कर रहे हो, तब तो टेम्परेचर में भी 30 डिग्री हो सकता है ना, तो दैट डिस्टेंस विल चेंज एज पर द पार्ट। मैं अभी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसे दिया होगा हम वैसे यूज हाँ करेंगे। वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से एट 20 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये हुआ टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड ऑफ साउंड, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं ना कि 0.1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम, ठीक, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 2D, 2D इक्वल 34 344 into 0.1। 4.4 और D इज इक्वल टू आ जाएगा 17.2। 2। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 17.2 से कम है डिस्टेंस पे तो साउंड जल्दी आ जाएगा ना हमारे पास। हाँ तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको एको सुनना है तो आपका ये जो होना चाहिए ऑब्स्टिकल होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए, क्लियर, और 17.2 मीटर काफी होता है, नियरली 60 फीट होता है, हाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही होता है, तो आप एको नहीं सुन पाओगे। तो बेसिकली आप जो बोलते हैं, जैसे आप एक हॉल में जाते हैं ना, ओपन होता है, आप कुछ बोलते हैं तो साउंड देर तक रहता है, आप कहते हो थोड़ा सा एको हो रहा है इस रूम में, एको नहीं है वो, क्या है वो, रिवर्बरेशन है। रिवर्बरेशन है, परसिस्टेंस ऑफ जो साउंड है दैट इज रिवर्बरेशन। बट हम लोग को एक ही वर्ड पता होता है, ज्यादा तो हम लोग को आता नहीं है, हमको एको पता होता है, हम बोल देते हैं अरे यहाँ पे बहुत एको हो रहा है, नहीं, एको मतलब क्लियरली वापस से सेम साउंड सुनना है। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, काफी ज्यादा होनी चाहिए। सो 17.2 मीटर से ज्यादा वाली डिस्टेंसेस मतलब यूजुअली आप हिल्स वगैरह में होते हैं ना, जब आप हाइट से एक साउंड क्रिएट करते हो तो दूसरे हिल्स से रिफ्लेक्ट होके साउंड आपके पास आता है, पॉइंट वगैरह रहता है वो प्रॉपर इको होता है। बाकी जो हम हॉल और थिएटर में फीलिंग करते हैं, जो एक रूम रहता है, खाली रूम रहता है, एम्प्टी हाँ रूम, वहां पर रेवर्बरेशन फील होता है, हमें एको नहीं होता वो, समझा, हाँ यस सर। एको सबको समझ आया ना, यस यस सर। गुड गुड। सर, हाँ एक और डाउट है, वो सोनार करके रहता है ना, SONAR, हाँ सोनार, वो क्या है? अरे बताया था ना शिप में सोनार, यूज होता है ना? सोनार सिस्टम रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यहाँ पे साउंड एक क्रिएट करता है
और फिर ये जाके रीड करता है। क्या चेक करता है ये? टाइम। स्पीड इसको पता ही है, तो ये कैलकुलेट करके बता देता है कि कितनी दूर है ऑब्जेक्ट। समझा? यस। हाँ, तो सोनार थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है रडार सिस्टम का, ओके जिसमें ओके। साउंड वेव यूज करते हैं। रडार में रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं, इसमें साउंड वेव यूज करते हैं। ठीक है, तो सोनार हो गया। सोनार अभी मैं लिखा नहीं रहा, वैसा कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, इको की थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं यार, कि काम की बात है कि कब कब इको आपको देखने को मिलेगा। सो मेजर कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर इको, तो वो नंबर 1 एकदम फर्स्ट में ही सबसे पहले कौन सा आएगा? डिस्टेंस। क्या? मिनिमम डिस्टेंस। Should be greater than 17.2 meters. Yes, distance of reflecting object should be greater than, yes, it should be greater than 17.2 मीटर। कुछ बुक्स में 17 मीटर लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, उसने स्पीड थोड़ा सा कम लेके सॉल्व किया हुआ है। समझा? हाँ, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे। मैंने बोला स्मूथ तो करेंगे, क्या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे क्या? नहीं, मतलब साइज का कोई चाहिए। एयर पार्टिकल कर देगा क्या साउंड? नो। नहीं। तो छोटे ऑब्जेक्ट जो है साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो अलग ही फिनोमेना फॉलो करते हैं, स्कैटरिंग टाइप की फिनोमेना फॉलो करते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज जो है वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एकदम अलग और इम्पोर्टेंट है। क्या? द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स should be greater than the wavelength. क्लियर? तो मतलब इसका मतलब ये है कि एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब से रिफ्लेक्शंस नहीं होता। सो हाँ। एयर डस्ट पार्टिकल्स can't reflect the sound, or let's say air dust particles reflect. ओके, ये चीजें हो गई। एक और चीज, सरफेस स्मूथ होना चाहिए तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होगा ना। सोचो आपने 100% दिया और सरफेस था रफ, बचा सिर्फ 30%, तो मतलब क्या है? पहले में इतना ज्यादा सुनाई दिया, दूसरे में बिल्कुल खत्म हो गया, तीसरे तक तो फिर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अगर अच्छा इको सुनना है, बार बार इको सुनना है आपको, तो क्या होना चाहिए? अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए। ठीक है, सो द reflecting surface Yes, should be smooth. for better. या स्मूथ। बट एक और अच्छी चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लाइक हिल्स, माउंटेन्स, तो जरूरी नहीं है, स्मूथ नहीं भी होगा तब भी काम बन जाता है। ठीक है, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मूथ if it is small. Clear? In case of hills and mountains, हाँ। smoothing doesn't matter. Okay, smoothness doesn't matter. यार ये रिफ्लेक्शन में ये चीजें समझ में आई? हाँ। ओके, और साउंड भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एको में रिफ्लेक्शन सुन पाओगे, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन उतने अच्छे नहीं सुन पाओगे ना। हाँ ठीक है? सर, मतलब उसका लाउडनेस
ज्यादा कितना? होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जब एक एग्जांपल सिंपल सा देख लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक कॉमन सेंस की, एको का नहीं है बट फिर भी किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। सपोज ये दो वॉल्स हैं और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। सो लेट्स से ये साउंड जनरेट कर रहा है। सो a person hears its sound, a person hears echo after each 1 second, then find the distance between the walls. ओके, चलो, तो ये सिचुएशन रहेगी। A person hears echo after each 1 second, then find the distance between the walls। और आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, लेट्स से मैं रैंडम कुछ दे देता हूँ 340। अब आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है कि यार ये क्वेश्चन कैसे, एको को कहां पर ले गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। सर मैंने आपको करेक्ट, नॉट करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स हमें पूछा है, दो वॉल्स के बीच का। हाँ ओके, तो फिर मैं आंसर डालता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट सेकंड बाद सुनेगा। अभी देखो मैं क्वेश्चन फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि यार सिमेट्री नहीं है। अभी क्या है, लोग मिसकॉन्सेप्शन को लेके चलते हैं कि यार जरूरी थोड़े ना है कि साउंड पहले आगे वाले से ही सुनाई देगा। साउंड तो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ना, तो इसका मतलब पहला एक साउंड यहाँ से रिटर्न आ जाएगा ना उसके पास। हाँ। अच्छा, ये होगा लेट्स से फर्स्ट सेकंड में सुनाई दिया, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा होगा, नेक्स्ट साउंड कितनी देर बाद सुनाई देना है। सर वो भी 1 सेकेंड के बाद ही आएगा। अरे इस 1 के बाद, तो टोटल कितना टाइम लगा इसे, 2 सेकंड, तो इसे लगा टोटल 2 सेकंड, ठीक है। अब ये और आगे जाएगा और फिर से वापस ये वाला साउंड रिफ्लेक्ट होगा और फिर से 1 सेकंड बाद आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, 1 सेकंड बाद आएगा और तब तक ये वाला साउंड यहाँ से रिटर्न होकर आ जाएगा 2 सेकंड में। मतलब गारंटी है कि अब हर एक साउंड उसे कितनी देर बाद सुनाई देगा, 1 सेकंड बाद सुनाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली उसने 1 सेकंड में, ये मान लेते हैं D1 है और ये मान लेते हैं D2। सो 2 टाइम्स ऑफ D1 कवर की ना उसने 1 सेकंड में। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो 2D1 डिस्टेंस कितनी देर में कवर की उसने, 340 into तो 1। D1 कितनी है 170 मीटर, ठीक। जबकि D2 को क्या हुआ है, यहाँ पर देखें सेम चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट 1 सेकंड में चाहिए ना हमें, तो 2D2 हाँ। इज इक्वल टू 340 इंटू कितना होगा, 2 सेकंड लगा इसे पूरा प्रोसेस करने में, तो D2 कितना है इसका मतलब 340। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D1 510। 510। यस, तो ये हो जाएगी, इसने 340 कवर किया, इसने 170 कवर किया, 510 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद कंटिन्यूअसली कवर करते रहेंगे। देखो आप फील करो कि ये वाली जो साउंड वेव है ये अब आगे जाएगी और फिर रिटर्न आएगी 1 सेकंड बाद, समझा। तो नेक्स्ट 1 सेकंड बाद ये सुनाई देगा, तब तक ये जो स्काई ब्लू वाली है ये इधर से रिटर्न आके 2 सेकंड में आ जाएगी, तो फिर 1 सेकंड बाद नेक्स्ट साउंड सुनाई देगा। मतलब कंसेक्यूटिव साउंड उसे 1 सेकंड के गैप पे सुनाई देंगे अगर हमने दो को यहाँ पर मैनेज कर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ। तो यार ये समझ में आया ना इको में कैसे किस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसमें यस। कुछ खास यूज नहीं था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, हाँ। ठीक। हाँ
नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। चलिए रिवर्बरेशन को भी लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो रिवर्बरेशन में मैंने क्या बताया, बताएं थोड़ा सा डेफिनेशन। क्या होगा रिवर्बरेशन, मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। क्या होता है? persistence of same sound. Clear? So persistence of same sound, persistence of same sound for a longer, for a persistence of same sound for a longer time is called reverberation. समझ आया रिवर्बरेशन? और वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर समझ आया कि परसिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होगा? यस सर। ओके, तो रीजन क्या है? इफ द सेम साउंड, अब सर फिर से कंडीशंस लिख लेंगे। नहीं लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक बार में ही लिख देते हैं। सो इफ द साउंड, इफ द सेम साउंड, if the same sound is heard, clear, if the same sound is heard before 0.1 second, then before 1 second, then our mind cannot, our mind can't interpret, so it cannot interpret as it as a different sound, और ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं? इट विल फील लाइक द प्रीवियस साउंड इज फेडिंग, सो which will feel like the previous sounding is fading out. Previous sound is fading. The previous sound is fading slowly. ओके, और इसको अपन रिवर्बरेशन बोलते हैं। अच्छा, रिवर्बरेशन अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो कब होगा रिवर्बरेशन, कब अच्छा होगा? सपोज डिस्टेंस 17.2 से कम है, नंबर 1 7.2 से कम है, लेकिन अगर हम जैसे देखें हॉल में रिवर्बरेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 17.2 मीटर से कम। अगर बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम भी आ जाएगी ना। अगर एक वर्ड आपको बहुत देर तक सुनाई देगा तो मेरा नेक्स्ट वर्ड आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, समझा? हाँ यस सर। ये है कि रिवर्बरेशन को हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, साउंड था ऐसे, हाँ में नेक्स्ट टाइम पे इतना साउंड आया, नेक्स्ट टाइम पे और इतना आया और इतना आया, तो बहुत देर तक रह जाएगा ना। अगर मुझे इसे जल्दी फेड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कम बार बोलना पड़ेगा। एक कम बार बोलना कहा, एक बार बोल दिया तो ये बार बार वो आ रहा है ना, इसको हाँ। रोकने के लिए क्या करेंगे? सर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो? अरे तो इको बन जाएगा ना वो। हाँ तो अब क्या? डिस्टेंस कम किया तो? नहीं नहीं नहीं, कम किया तब भी ये मल्टीपल तो तो सुनाई और देगा। बढ़ेगा ना। हाँ, इसकी पावर कम करो। हाँ रिटर्न में इतना पावरफुल है ही नहीं। सोचो रिटर्न में ही नेक्स्ट एकदम छोटा दिया। टाइम में और हाफ खत्म। हाँ Clear? 4 मिनट में ही खत्म। हाँ, तो बेस्ट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कंट्रोल करना है रिवर्बरेशन को, क्योंकि ज्यादा रिवर्बरेशन प्रॉब्लम होता है भाई, तो कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। सो हायर एब्जॉर्प्शन
will result in less reverberation. क्लियर? तो आपने देखा होगा कि जो थिएटर्स होते हैं वहां पर चारों तरफ कर्टेन मैट भी पूरा एकदम वैसा रहता है, यस सर। रफ सरफेस टाइप का एकदम। क्यों? क्योंकि साउंड ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, वो चीज वहां पर रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया है सबको रिवर्बरेशन का? यस सर। हाँ, तो बेसिकली अगर हम एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे तो रिवर्बरेशन टाइम क्या होगा? कम होता जाएगा। एक फॉर्मूला भी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मतलब जिसे कहीं से डिराइव नहीं किया है, आपने मैथमेटिकली ऑब्जर्व करके वैल्यू दे दी है। समझा? हाँ, मतलब जैसे एक्सियोम रहता है वैसे। हाँ, सो फिजिक्स में उनको एम्पिरिकल फार्मूलाज बोलते हैं। ये लेट्स से वॉल्यूम जस्ट ऑफ बाय हॉल, एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ हॉल है, ये सरफेस एरिया है। और वो एक्सेलरेशन। अच्छा, टाइम में यहाँ एक्सेलरेशन क्यों आएगा? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ओके सर, मतलब ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया होगा। हाँ, ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो उस मटेरियल को रिसर्च करके किया जाता है कि ये कितना एब्जॉर्ब करेगा। ओके ओके। ठीक है, तो बेसिकली अगर हॉल बड़ा है, तो फिर रिवर्बरेशन टाइम बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तक रहेगा साउंड। परसिस्टेंस टाइम, रिवर्बरेशन टाइम और परसिस्टेंस टाइम बोलते हैं इसको। टाइम और परसिस्टेंस टाइम। हाँ। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा यार, तो इसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा दो। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। अब होगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो ना? क्या? सरफेस एरिया मतलब इफेक्टिव सरफेस एरिया। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखें। वॉल्यूम फिक्स है बेटा, वॉल्यूम नहीं बदल सकते हो। इफेक्टिव सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे टेबल रख दो, यहाँ पे लोग आ गए अंदर, तो सरफेस एरिया मतलब सबका सरफेस एरिया काउंट होता है, इस टेबल का, ये जितने भी यहाँ पर पर्सन है सबका। समझ आया? हाँ तो इसका मतलब खाली रूम में बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन होगा, लेकिन जब वो फिल हो जाएगा तो काफी सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहां का। हाँ हाँ, लोग भी आ जाते हैं, टेबल चेयर और बहुत सारे। आ तो जाता है। घर में आपको रिवर्बरेशन कम करना है, जैसे बड़ा रूम है, हॉल टाइप का है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख दो, सोफा सेट, बेड, बहुत सारे डिजाइन्स, वॉल पेंटिंग्स। जितने ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, उतना फिर वो रिवर्बरेशन को कंट्रोल करेंगे। समझ आया रिवर्बरेशन वाला फीलिंग इस फॉर्मूले से? यस सर। याद नहीं करना कुछ, सिर्फ रिलेशन देखना है कि ये सरफेस एरिया इफेक्टिव क्या चीज होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दोनों चीजें समझ आई? हाँ यस सर। हाँ, ओके, तो ये था हमारा साउंड के रिफ्लेक्शन को लेके। अच्छा, दो टर्म होते हैं, ऐसा थ्योरेटिकल टर्म है बहुत ही, म्यूजिक एंड नॉइज। तो ये आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा। हाँ सर, एक म्यूजिक, डाउट है। हाँ पूछे। सर, इफेक्टिव सरफेस एरिया में क्या क्या कंसीडर करेंगे? सब कुछ, जहां जितना सरफेस पॉसिबल है, वो जितना सरफेस पॉसिबल है। एक सपोज यहाँ पे पर्सन है, तो इस पूरे पर्सन का सरफेस एरिया। एक हाँ, टेबल है, पूरी टेबल का सरफेस एरिया, मतलब सब कुछ। ओके हाँ। सब कुछ। सर, एक और टर्म सुना था, यारकॉव्स्की इफेक्ट। क्या? यारकॉव्स्की इफेक्ट करके। ओके, मैंने नहीं सुना है, एलैबोरेट करें थोड़ा, क्या है एग्जैक्टली? सर, वो स्पेस के बारे में है कुछ। वो अभी सैटर्न और जुपिटर आने वाले हैं ना, क्लोज एकदम। तो उसमें एक आर्टिकल में था कि यारकॉव्स्की इफेक्ट करके। ठीक है, चलेगा, मैं एक बार उसको देखता हूँ, उसको हाँ को एक बार रीड करता हूँ, उसमें कुछ रहेगा तो आपको फिर समझाता हूँ। हाँ, हाँ ओके, चले। म्यूजिक एंड नॉइज में देख लेते हैं, मतलब सिंपल सा डिफाइन है। म्यूजिक क्या होता है?
मतलब म्यूजिक और नॉइज दोनों ही क्या है, साउंड है, बट दोनों में डिफरेंस है क्या, बताएं। सर जो सुनने में अच्छा लगेगा वो म्यूजिक, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो नॉइज। डिफाइन कैसे करोगे मैथमेटिकली कि सुनने में क्या अच्छा लगेगा कि नहीं। मैथमेटिकली। हाँ मतलब लॉजिकली, इन टर्म्स ऑफ साउंड पैरामीटर्स, जो साउंड के पैरामीटर्स देखे थे ना हमने, उनके टर्म्स में अगर बात करें तो पहली बात, एम्पलीट्यूड वगैरह यूज कर लेंगे। हाँ, कि अगर लेट से ज्यादा लाउडनेस है तब भी म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन नॉइज अगर ज्यादा लाउड है तो नहीं अच्छा लगता। तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होता है लाउडनेस नहीं, फ्रीक्वेंसी। ओके। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत सारे हैं तो वो एक स्मूथनिंग इफेक्ट नहीं देते हैं, वो हमारे कान को समझ में नहीं आते अच्छे से। मतलब ईयर है, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करेगा ना मेम्ब्रेन, और आप बार बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी दोगे तो मतलब समझ रहे हो, डिस्टर्ब हो जाएगा ना वो। तो इट इज लाइक कि एक पर्सन बोल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, अब यहाँ पे 20 लोग बोल रहे हैं तो 20 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी ना। ये अच्छा लगेगा। तो यस सर। इवन लाउडनेस कम है उनका, विस्परिंग नेचर ही है, बट फिर भी आपको वो नॉइज ही फील होगा, म्यूजिक नहीं लगने लगेगा। तो मेन की डिफरेंस क्या है, तो एबनॉर्मलिटी। मेन टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ। तो एक तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि म्यूजिक इज प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, सो म्यूजिक इज प्लेजेंट टू आवर ears, okay, while noise isn't. Okay, but key difference क्या है, frequency. Music has a fixed frequency, music has fixed frequency, while noise is combination of sound of multiple frequencies. Okay, sound of multiple frequencies. Okay, ठीक है। फिर दोनों में फ्रीक्वेंसी का मेन डिफरेंस है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, साउंड में, म्यूजिक में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में टाइप बताएं, मतलब 3 मेजर टाइप्स होते हैं क्या। विंड इंस्ट्रूमेंट, परकशन हाँ, इंस्ट्रूमेंट, और और कौन होता है, फ्लूट वगैरह होता है। फिर सर थर्ड नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग बेस्ड भाई, बहुत ही फेमस। हाँ, गिटार वगैरह। हाँ, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बात कर लेते हैं। नंबर 1, विंड बेस्ड, विंड टाइप। मतलब फ्लूट। हाँ, सो विंड टाइप में बताओ यार कौन कौन सा, फ्लूट, फ्लूट, और कोई पता है, नहीं। हारमोनियम। हाँ, वो पेटी। हाँ, पेटी। तो हारमोनियम हो गया, ऐसे काफी सारे रहेंगे। दूसरा स्ट्रिंग टाइप, गिटार, और वायलिन। सितार, हाँ, गिटार, सितार, वायलिन, ठीक है, गिटार, सितार। और थर्ड लास्ट, परकशन टाइप, ओके, तबला। हाँ, सो परकशन टाइप मतलब मेम्ब्रेन टाइप में, क्लियर। परकशन मतलब मेम्ब्रेन टाइप में। ओके, तो मेम्ब्रेन टाइप वाले में वही अपना ड्रम, तबला, ये सब। ओके, ड्रम, तबला,
ये सारे टाइप में रहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो था जो हमने अभी मतलब बेसिक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। साउंड में जो हमें आपको डिस्कस करना था वो यहाँ तक था। ठीक है, लेकिन अब हम साउंड के कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना पढ़ेंगे उसके वेव नेचर से रिलेटेड। ठीक है, वो फिनोमेनास क्या है? लाइक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कुछ हमें अभी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी लाइक इंटरफेरेंस, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। क्लियर? तो ये चीजें हमें देखनी है अभी और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो हमारा साउंड का बेसिक होता है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। ये जो चीजें हैं ये मे बी आपको बुक्स में ज्यादा नहीं मिलेगा अभी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ सिनेरियोज पे बेस्ड है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। म्यूजिक साउंड ये सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, क्या? इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड वेव की इंटरफेरेंस, और काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस मतलब देखें यार, बहुत बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। समझाता हूँ इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस मतलब होता है, देखें सपोज यहाँ पर एक स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है, आपके पास दो साउंड आ रहा है। लेट से लाउडनेस आया आ रहा है, आया आ रहा है। बट आपने कभी देखा है कि वो दो स्पीकर ऐसे क्यों रखते हैं? इस तरीके से क्यों रखते हैं वो दो स्पीकर? ज्यादा सुनाई देने के लिए। ज्यादा सुनाई देने के लिए कि टू आए सुनाई दे। बट ऐसा नहीं होता। नहीं, ओके, हाँ। बहुत ही अच्छी फिनोमिना देखने को मिलती है नोन एज इंटरफेरेंस। अच्छा, हर समय मिलेगी क्या? नहीं, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, वो आगे हम लिखाएंगे कि कब इंटरफेरेंस मिलेगा। बट इंटरफेरेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें दो वेव जब मिलती हैं तो वो कुछ इस तरीके से काम करती हैं, क्या कि अपने बगल वाले सेगमेंट से भी एनर्जी ले लेती हैं। मतलब फील करें, सपोज दो वेव मिलाकर इस तरीके से इंटेंसिटी बना रही हैं। ये पूरी इंटेंसिटी कितनी है? 2i। ठीक है, आई इंटेंसिटी है, आई है, मिलके कितनी बनाएगी? 2i। बट ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि सपोज ये पैकेट है, ये अपने बगल वाले से एनर्जी ले लेता है और खुद कितना बन जाता है? 4i। हाँ, हाँ, और ये अपने आगे वाले से ले लेगा और ये बन जाएगा 4i। तो बेसिकली यहाँ पर 2i की जगह में क्या दिखने लगते हैं? 4i 0, 4i 0। तो बेसिकली म्यूजिक क्वालिटी बढ़ जाती है। तो सिर्फ साउंड लाउड नहीं होता है, साउंड फ्लक्चुएटिंग सुनाई देने लग जाता है आपको, ऊपर साउंड नीचे ऊपर नीचे। बदलती रहती है। तो बेसिकली जो आप बोलते हैं ना कि बीट फील होने लग जाता है, तो वो स्पीकर्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखने पर होता है। हाँ, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कि अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। बट इंटरफेरेंस का पर्पस समझ में आया कि क्या हो सकता है? एक बहुत ही अच्छी फिनोमेना देखने को मिलती है जहाँ पे आई नॉट और आई नॉट मिलके 2i नॉट नहीं, कितना बना सकते हैं? 4i0। नॉट। इसका मतलब क्या? एनर्जी कंजर्वेशन गलत हो गया क्या यहाँ पर? नहीं, नहीं, इसने बगल वाले की 2i नॉट ले ली है। समझ आया? ये नहीं बोल देना अरे सर एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है क्या, मतलब आई नॉट 4 कैसे हो गया? नहीं, वो बगल वाले का ले लिया ना। ओके, तो चले लिख लेते हैं इंटरफेरेंस कब मिलेगा। तो इंटरफेरेंस स्पेसिफिक कंडीशन में मिलता है व्हेन two or more sound, when two or more, just a minute, so when two or more sound of same frequency, क्या चीज होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी, पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम इंटेंसिटी, एंड नियरली सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब किस चीज से पता चलेगा? एम्पलीट्यूड से। तो नियरली सेम एम्पलीट्यूड पे रहेगा, देन the resultant sound
then the resultant sound at some point may become maximum and at some point it's minimum। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि मैक्सिमा वाले ने मिनिमा वाले से एनर्जी ले ली है। ठीक, अब इससे अच्छा क्या होता है कि जब हम डांस कर रहे होते हैं तो हमारा जो ईयर है वो मूव हो रहा होता है। ठीक है, मतलब हम मूव हो रहे हैं तो ऑफकोर्स ईयर भी मूव हो रहा है। ये जो ईयर वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ काफी कम होती है। लेट्स से वेवलेंथ है 2 mm, तो अगर हमारा ईयर 2 mm भी मूव हो गया तो इसका मतलब वो मैक्सिमा की लोकेशन से कहां पहुंच गया? मिनिमा। और इसी को साउंड इफेक्ट बोलते हैं कि आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे तो आपको सिर्फ मैक्सिमा ही सुनाई देगा, लेकिन जब आप बीट के साथ डांस करोगे तब आप फील कर पाओगे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों चीजें। ठीक है, बेसिकली ये क्या डिपेंडेंट है? पोजीशन डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। तो कैसे मिलेगी ये पोजीशन देख लेते हैं। तो ये चीजें देख लेते हैं। These point may become maximum and minimum at some point। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है at some point, मतलब ऑलरेडी पोजीशन है। देख लेते हैं कि कब कौन सी पोजीशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी the phase difference must be देखिए फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? फेज डिफरेंस 180 डिग्री के रेंज में, मतलब कितना? फेज डिफरेंस मस्ट बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइकवाइज। क्लियर? समझ आया? द फेज डिफरेंस मस्ट बी पाई, 2 पाई, 3 पाई, लाइकवाइज। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझे? इसका मतलब ये है कि मीन्स द पाथ डिफरेंस, मतलब 180 डिग्री के मल्टीपल्स में चाहिए। या ये पाथ डिफरेंस which means the path difference should be क्या क्या होना चाहिए? पाई मतलब कितना पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाई 2। 3 पाई बाई 2 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। क्लियर? अच्छा एक मिनट रुको। ये मिनिमम का मैंने बता दिया, मैक्सिमम का तो होगा क्या? पाथ डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, लाइकवाइज। इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लाइकवाइज। इसका मतलब ये है, समझें क्या, कि अगर ये आपका सोर्स है, ये साउंड S1 है और ये साउंड S2 है। ठीक, अब देखिए 2 पॉइंट टारगेट करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, और एक पॉइंट है यहाँ। ठीक, समझे? ये पॉइंट A B C। अब देखना है आपको किसको क्या सुनाई देने वाला है, तो फील कर लेंगे हम इस चीज को। देखें, सपोज A टू B ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। S1 टू A ये 3 सेंटीमीटर। लेट्स से ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये डिस्टेंस भी चाहिए पड़ेगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। डन? तो अब बताना है, अब चीजें, चलो ए और बी लिख लेते हैं, सी को अभी हटा देते हैं, सी को अलग फिगर में बना लेते हैं। तो ये S1, S2,
और सी क्या है, एकदम बीच में है, यहाँ पर है सी। ठीक, तो बताओ दोनों का पाथ कितना है। लेट्स से एग्जांपल है ये, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे गिवन है वेवलेंथ इज 2 सेंटीमीटर। लेट्स से वेवलेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। डन। तो अब आप समझेंगे कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो पाथ डिफरेंस फॉर ए, पाथ डिफरेंस फॉर ए। अब बताओ ए को कितना पाथ डिफरेंस फील होगा, कौन सा पाथ बड़ा है, S2A माइनस S1A। S2A कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, हाँ, तो ये कितना आ गया, 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या बनेगा, यहाँ पर क्या फील होगा, मैक्सिमा। क्या फील होगा, मैक्सिमा। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि दो सोर्सेस के बीच में अगर एंगल, तो एंगल तो अभी नहीं आपको पता रहेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि दो पॉइंट के बीच में पाथ इतना आ रहा है, तो आपको क्या फील आएगा, मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुके यार, थोड़ा इस क्वेश्चन को मुझे और नेक्स्ट पार्ट में समझाना चाहिए। ओके, क्यों, रीजन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमा भी लिख लेते हैं। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, अभी हमने मैक्सिमम डील किया है, so for minimum intensity, for minimum intensity आप लोग समझ गए कि क्या होना चाहिए, the phase difference should be अभी लिखा था ना, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई lambda by 2 पाई, lambda 3 पाई 5 पाई। क्लियर, means the path difference should be yes, path difference कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, lambda by 2, 3 lambda 3 by लैम्डा बाय 2, lambda by 2 5 लैम्डा बाय 2। लाइकवाइज। ठीक है, तो ये एक बेटर आइडिया है कि इससे पता चल जाएगा कि आपको साउंड वहां पे तेज सुनाई देने वाला है या फास्ट। सो पाथ डिफरेंस ऑफ बी, बी पॉइंट का देखें तो क्या होगा, S2B माइनस S1B। देखो S2B कितनी डिस्टेंस है, 6, और S1B कितनी है, 5। 5, ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना है वो, लैम्डा बाय 2 मिनिमा। मिनिमा हो जाएगा। को ये बताना चाह रहा हूं कि वो पर्सन अगर 1 सेंटीमीटर भी स्लिप हुआ तो उसे सडनली साउंड क्या फील हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हाँ मैक्स और मिनिमा फील होता रहता है, इसी को बोलते हैं म्यूजिकल इफेक्ट, डीजे जो होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो जो फील होता है मिक्सिंग ऑफ साउंड, वो यही पार्ट होता है कि दो अलग अलग सोर्सेस को वो डील करते हैं। तो आपने देखा होगा उनके पास मिक्सर के लिए दो अलग अलग सेटअप रहते हैं, ऐसे दो हाँ सेटअप हाँ हाँ, रहता है वो होता है। सीडी तो जैसा रहता है। हाँ, एक डिस्क को और दूसरे डिस्क को रैप करते रहते हैं। अगर दोनों को आए और आए रख दिया तो मिनिमा 0 होगा और मैक्सिमा 4 आए होगा, तो हाँ थोड़ा सा कम अच्छा इफेक्ट देता है। उसके जगह ये बैलेंस करते हैं, इट इज लाइक कि आई को 30 किया है और इसको 40 किया हुआ है, तो जब ये माइनस करेंगे तब 0 नहीं हो जाएगा, 10 बचेगा। हाँ, मतलब टोटल 0 नहीं होगा, टोटल हाँ 0 थोड़ा नहीं होगा, आएगा। थोड़ा आएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम डील कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट सी के लिए क्या होगा, कहाँ है? बात सेम है ना, बिल्कुल हाँ हाँ, ओके। ये बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर सिमेट्रिकली आप खड़े हुए हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज होगा, जब आप दोनों सोर्स की इस मिडिल वाली लाइन पे कहीं पे भी मूव करो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, तो फॉर S2 के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस फॉर S2
और पार्ट डिफरेंस फॉर सी, पार्ट डिफरेंस फॉर और सी सी उतना ये ही क्या है। रहेगा 0। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यस। वहां पर ऑलवेज क्या रहेगा, मैक्सिमम साउंड। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम साउंड को हम वो कर सकते हैं। तो ये इंटरफेरेंस के नेम भी होते हैं क्या, ये जो मैक्सिमम साउंड होता है उस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो मिनिमम साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये नेम भी लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे नेम सुनने को मिल सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव मतलब उसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाईलाइट करके, क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, मैक्सिमा। और आपको पता है ना मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, कितना पार्ट डिफरेंस होगा मैक्सिमा के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या फील होगा, मिनिमा। मिनिमा। तो आपको दोनों का लोकेशन पता है कि किस पाथ डिफरेंस पे, अगर हम साउंड सोर्सेज से किस डिफरेंस पे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो पता चलेगा कि क्या रहेगा। ठीक है, ओके यस सर। ओके गुड। तो इसी पर बेस्ड हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है कि स्पीड ऑफ साउंड चेक कैसे करते हैं। तो इस पे बेस्ड हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसको बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। देखें, ये किंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट का काम क्या होता है, साउंड का स्पीड फाइंड करने में काम आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लैब मेथड है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती, आप लैब में चेक कर सकते हो कि साउंड का स्पीड कैसा है, मेजरमेंट करना है। तो मैं भाई आपको समझाता हूँ कि किंग्स ट्यूब कैसा रहता है। ठीक है, सो किंग्स ट्यूब इज लाइक कि एक हॉलो पाइप होता है, क्या है, हॉलो पाइप है। यार हॉलो पाइप है तो साउंड इधर उधर मूव कर सकता है ना, समझा। यस सर। हाँ, तो ये एक हो गया हॉलो पाइप। अब इसके अंदर रबर के थ्रू ऐसे एक पिस्टन फिट होता है, वो भी हॉलो होता है बट ये मूवेबल होता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक इस तरफ मूवेबल पाइप होता है, रुको मिस हुआ ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूवेबल पाइप। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड है, और जो उसमें स्काई ब्लू वाला है वो क्या है, मूवेबल है। अच्छा, अब होता क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क आप ऑलरेडी जानते हैं, वैसे क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क का यूज समझ गए, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में काम आता है। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को देखें, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क मतलब क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क ये है, इट इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स। क्लियर, ये क्या है, सोर्स ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लिखा होता है इसके ऊपर। अब ये क्या होता है, वाइब्रेट करता है। आप अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक पैड पे ऐसे हिट करो तो इसके ये जो प्रॉन्ज है ये क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट किस तरीके से कर लेते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा, आप हिट करोगे तो कंप्रेस होंगे। सो लेट से ये ट्यूनिंग फॉर्क थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं तो और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। ये लेट से ट्यूनिंग फॉर्क है, ये नीचे हैंडल है और इसको बोलते हैं प्रॉन्ज। ये प्रॉन्ज है और ये हैंडल है।
समझे? तो ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही आपने टाइप किया तो वो क्या होगा, पहले था ऐसे, अब थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर? कंप्रेस हो जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। समझ आया? इस टाइप का हो जाएगा वो जब वो कंप्रेस होगा। ओके, ये और हाँ बताएं। और जब वो बाहर आएगा तो वो आउटर स्ट्रक्चर एक बना लेगा, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। अभी पॉइंट समझ आया कि किस तरीके से वो वाइब्रेशन कर सकता है? यस सर। तो इस तरीके से वाइब्रेशन करता है। तो ये वाइब्रेशन में क्या होता है, इसके पास में जो एयर होती है, ये जो एयर है, ये उसके अकॉर्डिंग मूव करती है ना। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये एयर यहाँ की क्या हो जाएगी, रेयर। और जब वो बाहर की तरफ जा रहा है तो एयर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। समझ आया? तो लेट से ये एयर यस सर। नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल एयर, ओके। यहां पर अगर बात करें तो अब रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा एक, तो ये आ गया रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर यहां पर आ गया तो ये अब क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। समझ आया? कंप्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स है जो कि आपको यहाँ पर साउंड जनरेट करके देगा। तो ये क्या करेगा, ये स्पेस है, ये हॉलो क्या है, एक हॉलो स्पेस है, ओपन है। तो यहाँ पर क्या है, ये अंदर ट्यूब की एयर को क्या करेगा, मिक्स करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से एयर इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। समझ आया? तो यस साउंड सर। ट्रेवल करेगा और इधर भी। तो ये साउंड आया एक इधर और एक इधर, ठीक। अच्छा, ये साउंड बेटा सेम सोर्स से ही आ रहा है ना, ये साउंड सेम सोर्स से आ रहा है ना। तो यस इसका सर। क्या होगा कि सेम फ्रीक्वेंसी के दो साउंड यहाँ पर मिलने वाले हैं ना। तो ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी आई नॉट और ये आई नॉट है, दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे अब यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस। इसका मतलब जब आप पाइप में साउंड जनरेट करोगे तो आप लैब में ये चीज कर सकते हो। लैब में ये एक्सपेरिमेंट है पूरा करना रहता है हमें ये एक्सपेरिमेंट, और इससे हमें साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखें कैसे कर सकते हैं इसे सिंपल वे में, कि जब ये इंटरफेयर करेगा तो दो चीजें होंगी, इधर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर? तो हमें वो सुनना है कि वो मैक्सिमा कितना है, मिनिमा कितना है। अब देखो दोनों साउंड को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। देख रहे हो? तो फर्स्ट टाइम जब हम मैक्सिमम लेके आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों क्या रहती हैं, सेम रहती है। मतलब ये लेंथ और L1 इज इक्वल टू क्या रहता है, L2। L2। L1 इज इक्वल टू L2 रहता है। तो इनिशियली क्या सुनाई देना चाहिए आपको, इनिशियली क्या सुनाई देना चाहिए, मैक्सिमा, क्योंकि साउंड को सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ी ना। अब हम क्या करते हैं, मूवेबल पाइप को थोड़ा सा मूव कराते हैं। समझ आया, पार्ट समझ में आ रहा है आपको कि क्या चल रहा है? अब अगर हम मूवेबल पाइप को मूव कराते हैं, लेट्स से इसे हमने x डिस्टेंस मूव कराया, तो अगर x डिस्टेंस मूव कराया तो साउंड को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, x एक्स्ट्रा एक्स। ट्रेवल, x ऊपर और x नीचे 2x करना पड़ेगा ना। हाँ। यस सर। तो इसका मतलब हमने अगर इसे x मूव कराया तो साउंड को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, 2x। 2x। तो when tube is moved by x, then sound
हैज टू मूव 2x. 2x डिस्टेंस एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2x। हाँ. अच्छा, अगर हमने ये देख लिया कि पाथ डिफरेंस 2x है और इस 2x को बहुत ही स्लोली, ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, ऐसा नहीं होता कि हाथ से ऐसे खींच लिया पिस्टन वो बाहर ही आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर एक स्क्रू रहता है जिससे धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको हम आगे मूव कराते हैं, ठीक। तो इससे होता यह है कि जब हम x डिस्टेंस उसे मूव करा देंगे तो हमें पता है कि 2x जो है साउंड मूव कर गया। तो अगर मैं इस प्रोसेस में बार बार साउंड को सुन रहा हूँ और लेट से पहली बार मैंने साउंड सुना लाउड, फिर हमने साउंड सुना एकदम वीक, फेड, ठीक, फिर वीक, फिर लाउड, फिर फेड, फिर लाउड, ठीक है। इतनी प्रोसेस में इतना साउंड सुनने में मैंने उसे 0.2 सेंटीमीटर मूव करा दिया। एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर मतलब ये 2x है, ये x है ना, मूव कराया, तो 2x कितना हो जाएगा? 0.4। अब देखो हमने क्या क्या सुन लिया। एक लाउड से दूसरे लाउड के बीच में कितना गैप है? 0.4. 0.4 नहीं, ये तो पूरा हमने मूव कराया है ओके. वेवलेंथ के टर्म्स में। फर्स्ट टाइम मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट टाइम मैक्सिमा कब आता है? लैम्बडा के बाद. लैम्बडा के बाद, फिर नेक्स्ट और मैक्सिमा लैम्बडा। लैम्बडा के बाद. तब हमारा 2 लैम्बडा कितना है? 0.4। तो बेटा लैम्बडा पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हो ना? हाँ. समझ आया कि कैसे करते हैं लैब में स्पीड ऑफ साउंड चेक? हाँ. हाँ. क्विंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्या चेक करने के लिए? स्पीड ऑफ साउंड। तो फाइनली अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या कि लेट्स से if n maximas or loud sound heard in moving x distance, then क्या होगा? पाथ डिफरेंस, अगर n लाउड साउंड सुनाई दिए हैं तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया होगा? n लैम्डा ना? यस सर। n लैम्डा। तो बेसिकली 2x कितना हो गया हमारा? n लैम्डा। तो x तो हमें पता है, हम ही मूव करा रहे हैं, तो यहां से निकल आएगा क्या? लैम्डा। क्लियर? तो ये आ गया लैम्डा। एंड f इज ऑल्सो नोन, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f लैम्डा, स्पीड ऑफ साउंड। समझ आया सबको? यस. ठीक है, यस सर। इस पे एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बट अभी क्विंक्स ट्यूब का यूज समझ में आया कैसे कर सकते हैं? हाँ. हाँ, ठीक। और अगर आपको और क्वालिटी चाहिए तो बार बार चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने थोड़ा ज्यादा मूव करा दिया और बीच का एक लाउड मिस हो गया। सोचो 0.2 में अगर 5 लाउड आने वाले हैं और आपने जल्दी से 1 कर दिया तो 2 लाउड निकल गए ना, बट आपने तो सुना ही नहीं उन्हें। हो सकता है ना ऐसा? बिल्कुल भाई, फर्स्ट लाउड के बाद फोर्थ लाउड आपने जल्दी फास्ट मूव करा दिया तो बीच के लाउड कहाँ सुन पाओगे? सीधे फर्स्ट और फोर्थ। आपको तो यही लगेगा ना कि ये फर्स्ट और सेकंड है, यस सर। आ जाएगा ना। तो इसलिए स्लोली मूव करना होता है और एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स करना होता है, तब फाइनली जो स्पीड आती है उसका एवरेज आंसर देते हैं। समझ आया? यस सर। हाँ, चले। तो ये था यार क्विंक्स ट्यूब और इंटरफेरेंस को लेके। आगे वाले लेक्चर में हम अदर फिनोमिनास, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछे? नो सर। Okay, fine everyone. Okay then, bye bye everyone. बाय सर, थैंक यू सर। Yeah, bye बाय bye. सर. सर आज आप शीट पोस्ट कर रहे हैं? Yeah, yeah.
नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े आगे के सेक्शन बाकी हैं, उसके बाद पोस्ट करता हूँ। सर ओके मैंने जो आपको फोटो भेजा है उसमें मुझे डाउट है। क्या अर्नव? सर मैंने आपको फोटो भेजा है एक। ओके ओके, मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ तुमको। हाँ हाँ ओके, सर, आपने वो ओके टेस्ट का डिस्कशन की वीडियो भी आपने सेंड नहीं की। वो मैं पोस्ट करता हूँ अभी, ठीक है। ओके, या बाय बाय एवरीवन।